देश की नेता है, उसने बुद्ध को ही उल्टा कर दिया। बुद्ध को उल्टा करने का मतलब अंबेडकर को उल्टा कर दिया। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, यह है बुद्ध का, जिसे इस देश के जाति व्यवस्था के मकड़ जाल ने समुंदर के पार फेंक दिया। मामूली चीज नहीं है। हम जो लोग बैठे उनसे मैं कहना चाहता हूँ, विकट परिस्थिति है, विकट चीज है। जो यहाँ बैठे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम वो कितने बीमार हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनके जो दिमाग माइंड है उसमें कितनी खिड़कियां हैं। कब कौन सी खिड़की खुल जाए, कहां बजरंगबली खड़ा हो जाए, कहां गणपति खड़ा हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। कहां जाता जाए सूंघने लगे। यानी हम सबके पीछे हजारों बरस की बीमारी का संस्कार है। उसे बराबर नहीं याद करोगे तो ये जो इतिहास का जो चक्र है वो चलता है, फिर जो का तो फिर वापस जाता है। बुद्ध है ये सामाजिक विषमता, गैर बराबरी, आर्थिक भी है और सामाजिक, लेकिन आर्थिक गैर बराबरी का चर्चा दुनिया भर में है। मार्क्स जो है उसने बड़ा काम किया, आर्थिक विषमता को बड़ी चीज बना दिया, लेकिन दुनिया में कहीं ये जाति व्यवस्था नहीं है। अद्भुत चीज है, यहां है, कहीं दुनिया भर में नहीं है, यही है। ऐसी विकट चीज है कि सबसे ज्यादा यदि कोई लड़ाई हुई है तो सामाजिक विषमता की लड़ाई हुई है। महात्मा बुद्ध, बसवन्ना, कर्नाटक का बसवन्ना था, लिंगायत सेक्ट चलाया। एक हिंदुस्तान में जगह है जहां जात तोड़ने का काम हुआ, वो बसवन्ना था। कर्नाटक में जिसने जात तोड़ दी, लेकिन टूटी हुई जात ही लिंगायत हो गई, 24% हो गए। हमारा जो बोमई था, अध्यक्ष था हमारा जनता दल का, जो बड़ा जनता दल है, जो इकट्ठा जनता दल था, उसका अध्यक्ष जो था वो दलित था, लेकिन वहां दलित की शादी और दूसरी जात, जितनी जात उन्होंने सबने आपस में जात क्या तोड़ ली। वो लिंगायत भर एक आदमी कर्नाटक में सफल हुआ, उसका नाम बसवन्ना है। फिर पेरियार है, फिर नारायण गुरु है, साहू महाराज है, महात्मा फुले है, बाबा साहब अंबेडकर है, मित्रों भूल जाते हो कबीर है, गुरु नानक है। ये सब कौन लोग हैं? ये सारे लोग जो हैं वो एक ही संग्राम करते रहे जीवन भर। उसका नाम है सामाजिक विषमता का, सोशल डिस्पैरिटी का। जात के भेदभाव पर ही संग्राम होते रहा। इज्जत और मान सम्मान की संघर्ष लड़ाई इतिहास में सबसे पुराने हिंदुस्तान में। मैं क्यों ये बात याद कर कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि ये लड़ाई आज तक हम जीते नहीं हैं। उत्तर भारत में पहली बार ये लड़ाई मंडल के नाम से आई। यूपी बिहार तक थी, बाकी जगह नहीं गए, न राजस्थान गई, न मध्य प्रदेश गई, न हरियाणा गई, न गुजरात गई। गुजरात में तो गजब है कि चिमन भाई पटेल न मंडल लगा तो पूरी सरकार लेके ही चला गया। क्या मंडल लगाने के बाद 7 दिन बाद पूरी सरकार, दल बदल का ऐसा या तो भजनलाल ने किया था या चिमन भाई पटेल ने किया था। हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था नहीं होती थी। ये कमाल हो सकता कि एक आदमी पूरी सरकार जनता दल की थी, हमारी पार्टी से जीता था, वो आदमी पूरी सरकार लेके चला गया। और मालूम होना चाहिए कि वहां 2 आदमी हमारे पास रह गए। फोको प्रकाश ब्रह्म भट्ट था, भट्ट बैकवर्ड क्लास का था, और गुजरात में एक आदिवासी था छोटू भाई बसावा। हमारे साथ 2 आदमी रह गए, बाकी पूरी की पूरी पार्टी चली गई। इसके बाद आपको मालूम है कि बीपी सिंह की सरकार गिर गई।
गिर गए, लेकिन मडवानी जी रथ यात्रा लेकर निकल गए। लेकिन याद रखना, उसके खिलाफ भी बगावत हुई, मंडल यात्रा भी निकली, लेकिन लिखने वाले कोई हमारे साथ नहीं, इसका पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं। कमंडल की यात्रा तो मालूम है, मंडल की यात्रा इसलिए कि कलम हमारे हाथ नहीं है। तो सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? और याद रखो, जो कह रहे थे यहाँ संघ के बारे में बोला, उनने के बात तो ठीक कह रहे हो। जो संघ है उसने 90 बरस से संगठन बना के रखा है। उसने पेड़ पौधे, धरती, आकाश, सब चीज का संगठन बनाया हुआ है। जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं वो 90 बरस से एक है। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, दलित है, आदिवासी है, याद रखना वो कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है, सहज सरल है। मुसलमान को वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं, उसको सामने इसलिए खड़ा किया है कि उनका एक ही मकसद है कि जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, इसको बचाना। इसलिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है। मुसलमान से लड़ोगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यही हुआ ना, उन्होंने लक्ष्य जो बनाया है, मुसलमान से लड़ाई नहीं है उनकी, वो सोशल ऑर्डर बचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का जो वर्णवाद है, जातवाद है, बचना चाहिए। और इस जातवाद से इतना ज्यादा उनको इज्जत, मान, सम्मान, हैसियत, संपत्ति, संपदा, याद रखना, दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन का मतलब इकोनॉमिक मानते हैं। हिंदुस्तान में शोषण का मतलब है इज्जत, मान, सम्मान, इतिहास, सब मुट्ठी भर लोगों का है। यहाँ शोषण जो है वो दुनिया में अलग है, रंग भेद समझा जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का जो शोषण है वो इज्जत का है, मान का है, सम्मान का, सब चीज मुट्ठी भर लोगों के हाथ। और मुट्ठी भर में भी एक गहराई से देखोगे तो बाकी लोग जो है वो ऊंचे तबके में भी बहुत लोग किनारे हैं, उसमें एक ही है जो सब चीज कर रहा। कांग्रेस भी उसी की पार्टी है और बीजेपी भी उसी की पार्टी है, उसी की पार्टी है। एक जात है, लेकिन उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें कई लोग अच्छे लोग हैं। यानी जैसे बीजेपी कह रहे हैं उसी तरह से यदि मैं भाषण करूंगा तो बात तो सांप्रदायिकता क्या चीज है? किसी तरह का भी इंसानों के खिलाफ बात करना, तो जैसे हम लोग आपस में जातियां, इनके अंदर कोई मामूली कम्युनलिज्म है, भयंकर। कहीं चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, गांव में जाओ, देहात में जाओ, शहर के मोहल्ले में जाओ, जात जैसे जैसे ऊपर शहर तरफ आती है उतनी मजबूत हो जाती है, उतनी चतुराई से चलती है। और जितनी नीचे चलते जाओगे उतनी सच्चाई से, ईमानदारी से जात मानी जाती है, वो ज़्यादा ठीक है। यहाँ दिल्ली में जात ऐसी चल रही है कि एक जात के लोगों के हाथ में संपत्ति, संपदा, इज्जत, मान, सम्मान, अखबार, मीडिया सब आ गया है। आप जब बढ़ जाओगे, एक हो जाओगे, तो उसमें लंबी चौड़ी, शायद तो लंबी चौड़े विचार पर बात किया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्या विकट है और ये रुकी हुई है उनसे नहीं, ये रुकी हमसे है। उनने हमें लकड़ी के साथ बांध दिया, हमने मान लिया। उनने लोहे के साथ लोहार बना दिया, हमने मान लिया। उनने कोयरी बना दिया, हमने मान लिया। उनने फूल के साथ बांध दिया, हमने मान लिया। उनने गाय भैंस के साथ बांध दिया, हमने मान लिया। हमने दिल से उसको मान लिया। मैं कहता हूं कि अचानक आप इसको छोड़ नहीं पाओगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि याद रखो, जात को सूंघने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जात को जरूर सूंघो, जरूर इकट्ठी करो,
लेकिन उसको एहसास कराओ, जमात बनाओ, उसे बताओ, उसे समझाओ हजारों बरस की पराजय है, जात पकड़ी तो मरोगे, जमात पकड़ी तो जीतोगे, जमात बनाओगे तो जीतोगे। मंडल जो है वो जमात से बना, जीत गए। जमात टूट गया, हार गए। थोड़ी देर के लिए जमात बना, 20-25 साल चले आ, अब जो का त्यों हो गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग यहां नौजवान आए थे, उन्हें देखना चाहिए टीवी में। अभी राज्यसभा ठीक है, वो यहां कह रहे थे कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, उठाता नहीं है। आपकी बात बाकायदा उठती है। कुछ लोग यहां कह रहे थे, आप जितने लोग आओ आपकी सबकी बात उठती है, लेकिन मीडिया जो है वो भी तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। वो तो सबका सब बंधक है। मैंने कहा ना, इज्जत, मान, सम्मान, संपत्ति, संपदा सब मुट्ठी भर लोगों के मुट्ठी में है। इसलिए यहां काय के लिए आए, पहली बार यहां आए। पहले में अनवरत लड़ाई, लड़ते मंडल लगाया। अब मंडल का तो जो ज्वार भाटा था ऊपर आया और समुंदर के पेट में चला गया। फिर से समुंदर है जात व्यवस्था, ये खा गए उसको फिर से। और इसमें कोई परमानेंट बिल्कुल किसी दौर में भी अछूता जो रह जाता है, देसी हो विदेशी हो, गुलाम हो जाए, लेकिन जो यहाँ एक विशेष तबका है वो ऊपर बना रहता है। तो आज आप सब लोग आए तो क्यों, किस बात के लिए आए? याद रखना, यहाँ बहुत लोगों ने अच्छी बात कही है। हिंदुस्तान की जात व्यवस्था का एक बड़ा गुण है, वो सब में हो जाता है कि ऊपर जो है वो जबरा जो है उसको सलाम मारो, और नीचे कोई है तो उसको लात मारो। ऊपर चाटो और नीचे काटो। ये अकेले उनमें नहीं है। जितने लोग हम लोग बैठे हैं इस बीमारी से, सबके अंदर कहीं ना कहीं है। ये जितने भी बड़े लोगों के नाम आपने लिए, बाबा साहब से लेकर के समाज परिवर्तन के जितने लोगों ने, देखो क्या कमाल की बात है। बाबा साहब ने क्यों एक बात कही कि महात्मा फुले मेरा गुरु है। उनका मकसद एक ही था। कोई संविधान का जिक्र कर रहा था, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बड़ी बात है कि बाबा साहब ने किसको गुरु कहा, किसको गुरु माना? वो तो समाज की जो जात व्यवस्था उसके खिलाफ जो दुख और तकलीफ है, उन बेड़ियों के खिलाफ अनवरत लड़ते रहे। तो उन्होंने कहा, किससे कहा, किसको गुरु कहा? महात्मा फुले को गुरु कहा। और महात्मा फुले तो पिछड़ा था। पिछले ने किसी ने नहीं कहा बड़े लोगों में कि अम्बेडकर हमारा गुरु है। हाँ, हम लोग जरूर कह रहे हैं, आज का युग जरूर कह रहा है कि बाबा साहब हमारा गुरु है, क्योंकि पीड़ा सबसे ज्यादा उनकी है। और याद रखना, उत्तर भारत में संसो पाने बांधी गांठ पिछड़े पावे, डॉक्टर लोहिया नहीं होता तो बाबा साहब भी उत्तर भारत में कभी आ नहीं सकते थे। आते समय लगता। इस उत्तर भारत का एक ही नेता है जो बाबा साहब के पास गया और कहा कि आप दलितों के नेता क्यों रहते हो, आप सबका नेता बनिए, मैं आपके पीछे चलने को, मैं आपको नेता मानने को तैयार हूं। तो जो उत्तर भारत में समाज में जो उथल पुथल हुआ है, यदि डॉक्टर लोहिया भी ना होता तो उत्तर भारत का गंगा का मैदान कभी नहीं पिघला। जात व्यवस्था की गहरी जड़ें इसी गंगा के मैदान में हैं।
इसे उखाड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो डॉक्टर लोहिया है। और डॉक्टर लोहिया ही ऐसा आदमी है हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में कि बाबा साहब के पास जाकर के उनके पत्र व्यवहार जरूर पढ़ना चाहिए जो लोग यहाँ हैं। तो याद रखना, महापुरुषों में फर्क मत करना। कबीर तो इतना परफेक्ट है कि कोई उससे बड़ा आदमी नहीं है, जो सच को खड़ा वहां जहां सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था का गहरी जड़ें हैं, काशी में बैठ करके इस आदमी ने क्या नहीं किया। मार्क्स कहता है कैपिटल दास कैपिटल लिखता है, दास कैपिटल लिखता है। और दास कैपिटल में इतना बड़ा ग्रंथ काहे के लिए लिखता है कि जो अतिरिक्त आमदनी है किसी भी व्यक्ति की, वो समाज की है। मार्क्स का जो है सिंपलीफाई सरल तरीके से यदि समझोगे तो मार्क्स बहुत बड़ा आदमी है। समाज में आज समता की भूख यदि किसी आदमी ने दुनिया में जगाई तो उसका नाम मार्क्स है। वो कहता है कि जो इंसान की, परिवार की, किसी की भी अतिरिक्त आमदनी जो है वो समाज की है, सरकार की। आजकल सरकार कह देती समाज की है। वो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कह देता है कि साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहता है उतना ही कमाओ जितना अपने लिए भी ठीक से जी पाओ, और यदि कोई मेहमान आ जाए तो उसकी भी ठीक से सेवा कर पाओ। तो कबीर के बारे में बात नहीं मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत में तो सबसे बड़ा आदमी कबीर हुआ। देश में भी उससे बड़ा आदमी जो सच के इतना करीब है और सच को एक आदमी ललकार ललकार के बोलते रहा, और उसकी परंपरा कोई मामूली नहीं है। गरीबों ने उसको बहुत पकड़ा। हमको भी, जितने भी लोग हैं, अच्छा बुरा, जिनने भी समाज को बदलने में जरा योगदान जहां से किया है, उनको सबको उठाना चाहिए, सबको। चाहे वो रैदास है, चाहे वो गुरु नानक है। गुरु नानक फेल हो गया, अंतिम गुरु है वो पंच प्यारा किसको बनाता है? लोहार को, बढ़ई को। जो हमारे यहाँ किसान की मदद करते हैं उन्हीं 5 लोगों को पंच प्यारा बनाता है, गुरु गोविंद सिंह। तो हिंदुस्तान में हजारों बरस से इतने प्रयास हुए हैं, लेकिन सफलता जो है वो, जैसी सफलता चाहिए, लोगों ने कहा कि हम 85%, कहने के लिए 85% है। किस्सा है, एक आदमी पन्ना में रहता था, फक्कड़ आदमी था, खाट पे वहीं रहता था, साधु था, और कहता था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं। तो अकबर के पास भी खबर पहुंची कि एक आदमी है जंगल में बैठा है, कह रहा है कि मैं दुनिया का बादशाह हूं। उन्होंने आपके बीरबल से कहा, भाई देख क्या, पूछ क्या, ये है कौन आदमी? बीरबल गया, बात किया, साधु से बात किया। साधु ने बातचीत करते हुए कहा कि आप साहब कहते हो दुनिया के बादशाह हो, क्या बात है, कैसे हो आप बादशाह? बोले तुम कौन हो? बोले मैं अकबर का दूत हूं। बोले उससे कहो, और तुमसे भी मैं कहना चाहता हूं, जहां मेरी खाट है, जैसी सफलता चाहिए, लोगों ने कहा कि हम 85%, कहने के लिए 85% है। किस्सा है, एक आदमी पन्ना में रहता था, फक्कड़ आदमी था, खाट पे वहीं रहता था, साधु था, और कहता था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं। तो अकबर के पास भी खबर पहुंची कि एक आदमी है जंगल में बैठा है। तुम कौन हो? बोले मैं अकबर का दूत हूं। बोले उससे कहो, और तुमसे मैं कहना चाहता हूं, यहां मेरी खाट है, इसके नीचे धरती की सबसे बड़ी दौलत है,
इसलिए मैं बादशाह हूं। ऐसे ही हम लोग हैं, संख्या है 85%, कह रहे हम दुनिया का राज है। अरे भाई आप जो है वो जैसे पन्ना में हीरे अंदर पड़े हुए हैं, वो उनको कैसे कहोगे जब तक मिलेंगे नहीं, निकालोगे नहीं, तराशोगे नहीं। तो आपकी जो आंदोलन है उसमें संख्या जरूर, लेकिन उसको तराशने का काम कैसे करें? पिछड़ा दलित को कैसे गले लगाए? दलित आदिवासी को गले कैसे लगाए? पिछड़ों में जो छोटे संख्या के लोग हैं उनको कैसे मोहब्बत से रखो? बड़ी बड़ी इसमें बड़ी बड़ी मन को मार करके, ताकत लगा करके चीजें बनाना पड़ेगी। मन का जो है पीछे का संस्कार तो टंकार मारेगा जात का, कहेगा तू फलाने जात है, कहेगा कि वो ऊंचल वाला ठीक है, नीचे वाला तू गड़बड़ है। तो ऊपर तो चाटता हूं, नीचे काटता हूं। ये नीचे काटना और ऊपर चाटना, यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। इस विरासत को तोड़ने का जो काम करेगा, तो अभी जो है वो ये तो शुरुआत है आज की। आज शुरुआत है। ये कुछ बहुत जोश से भाषण कर रहे थे। जोश तो चाहिए, लेकिन विकट है समस्या। इस समस्या के लिए, निदान के लिए, यानी अपना जीवन में जो 2 घंटा है, 3 घंटा है बचता है, मैं नहीं कह रहा कि पूरा जीवन लगाओ। जो पूरा जीवन लगा वो तो बहुत अच्छा, लेकिन 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट हमको इन सवालों को आसपास चर्चा करना चाहिए। दुनिया बनाने के लिए जरूरी है कि विचारों को फैलाओ, और फैलाओ और चर्चा करो। और याद रखो, हजारों वर्ष से हमारा बाप दादा और हम लोगों के संस्कार में जवान बंद है। यानी किसान, मजदूर, आदिवासी, वो धंधे उसका ऐसा है कि जीवन भर चुप रहता है, दिन भर, जीवन भर न जंगल बोलता, न खेत बोलता, न खलियान बोलता, न फसल बोलती, न जानवर बोलता। इसलिए 85%, 80% आदमी हजारों बरस से गूंगा हो गया है। और याद रखना, जो गूंगा हो जाता है उसका बुद्धि भी जाम हो जाता है। ये बड़ी भारी बीमारी, हमारी बुद्धि बहुत जाम है। इसलिए हम 2 मिनट में दी जबान से लगा के बोल देते 85%। अरे भाई 80%। सोचते नहीं है कि 80% बनाए कैसे, इसका काम कैसे शुरू करें। बस वही सबसे बड़ी चीज है। तो हाँ, जो लोग आए उनको मेरा कहना है कि आज यहां से उठ के जाओ। तो आज तो कम लोग आए, पूरे देश भर में कई जगह कई तरह के लोग काम में लगे हुए और इस मिशन में लगे हुए। एक बड़ी बीमारी है, अभी जिस पुस्तक का जो विमोचन करवाया उसमें सबसे बड़ी बात वो जो देखी कि सब जो सत्ता में उनके नाम लिखे हुए हैं। क्या बोले? यानी हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि जो राजा हो जाता है उसमें भगवान का, तो अभी जो क्या नाम लिखा, सावन देवड़े ने लिखा, तो जितने नाम इसने लिखे वो सब कहीं कोई ना कोई सरकार में है। बताओ, कभी सरकार के लोगों से समाज नहीं बना। एक बात। नंबर 2, आचार्य रजनीश और हमारी दोस्ती थी। वो हमारे लेक्चरर थे जब हम यूनिवर्सिटी में जबलपुर पढ़ते थे। तो हमसे हर बार मजाक में बोलते थे। तो हम वार्तालाप के आंदोलन में रहते थे।
यानी आंदोलन जेल और फिर आंदोलन फिर जेल, फिर आंदोलन फिर जेल, मगर वो शूद्रों के लिए नहीं किया, पिछड़ों के लिए नहीं किया। जो बेकार बेरोजगार थे उनके लिए लड़े, जो टीचर थे उनके लिए लड़े, किसानों का पानी का सवाल था उसके लिए लड़े। ये पुलिस विद्रोह हुआ था, आपका मालूम हो, कमलापति त्रिपाठी के पुराने लोग यहाँ बैठे हो जिनको मालूम होगा, कमलापति त्रिपाठी की सरकार में पुलिस विद्रोह हो गया था। तो हमारे भाषण, हमने पुलिस वालों को भाषण कर दिया था, कोई हमारे भाषण से नहीं, उनकी समस्या ऐसी थी। लेकिन फौज ने आकर के उनको 300-400 आदमी मार दिया और हमको राज पलटने में पहली बार जेल हुई। तो हम बहुत अनवरत लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ते लड़ते एक मौका आ गया कि मंडल लग गए। कास्ट सेंसस का मामला भी उस समय पिछली लोकसभा में दारा सिंह था, बीजेपी का क्या नाम कहते हैं उसका, मुंडे था, आपका कांग्रेस पार्टी में बहुत दलित थे। यानी लोकसभा में हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोगों की संख्या ज्यादा है, राज्यसभा में बहुत कम है। राज्यसभा में तो गजब है, वही है। लोकसभा में बाबा साहब या हमारे पुरखों ने, वहां संख्या हमारी ज्यादा, ठीक है। तो कास्ट सेंसस हो गया, मिलके हम लोगों ने कराया, मंडल लगाया। महिला रिजर्वेशन के लिए हमने ललकार के बोला कि रिजर्वेशन करो, 33 क्यों करते हो, 50 करो। और यदि मेरे जैसे आदमी की मानते हो, हिंदुस्तान में जात चलती है मां की गुलामी से। जिस दिन मां आजाद हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन हो जाएगा। जात जो चलती है, मां बहन बेटी को हम यानी अपनी जात में डालते हैं, इसलिए जात चलती। जात कौन चला रहा है? मां बहन बेटी चला रही। तो 100% उसको आरक्षण करो तो मैं तैयार हूं। लेकिन हिंदुस्तान की जो सुक्खो रानी मेहतरानी थी, सुक्खो मेहतरानी और सिंधिया, डॉक्टर लोहिया ने खड़ा किया था कि नहीं किया? मेहतरानी और महारानी, पुराने लोगों को याद होगा, एक आध लोग वो ग्वालियर के। तो डॉक्टर लोहिया ने वहां मेहतरानी और रानी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो यहां आए हैं उसका मकसद है कि संकट काफी बड़ा है, उसके लिए सचेत होने की जरूरत है, बुद्धि विवेक सब चीज को खड़ा करने की जरूरत है। अंदर की यात्रा करना है और बीमारी देखना है, और बीमारी देख करके उस बीमारी को निकालना है, और आजू बाजू भी आदमी को स्वस्थ करना है। सारा समाज बीमार है, सारा समाज हजारों बरस के विकारों से भरा हुआ है, और ये मान के चलना चाहिए कि विकार कहीं न कहीं हमारे अंदर भी है। उस अंदर के विकार को हमको सतर्क रह करके देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और विकट जो बीमारी है वो ये है कि जात बटी हुई है, खंड खंड है। इसे जमात कैसे बनाए, यही हमारी सफलता का रास्ता है। और इसके लिए हमें साहित्य में, आर्ट में, कल्चर में हर तरह का इसके बाद जो है वो काम करना चाहिए कि हर तरह के क्षेत्र में हम लोग छोड़ रहे हैं, ढूंढे। यानी इंसानी सभ्यता में जितने सुख और सुकून हैं, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, गीत हो, संगीत हो, गला तो सबके पास है। लेकिन कैसा अद्भुत देश है, जात व्यवस्था का कमाल देखिए। गला तो सबके पास होता है ना, और गोलियों में कमाल तो जो है वो इतना बड़ा पुरुषार्थ और समार्थ हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज में है कि दुनिया किसी वैज्ञानिक को नहीं जानती, ताजमहल को जानती है।
खजुराहो को जानती है। दुनिया खजुराहो देखने आती है, राजमहल देखने आती है। वो यहाँ किसी और अमेरिका जाएगी तो वो उनका सॉफ्टवेयर जो है, जहाँ कौन सी जगह कहलाती है वो, वैली में, सिलिकॉन वैली। तो लोग सिलिकॉन वैली देखने वहां जाते हैं। तो यहाँ सिलिकॉन वैली देखने कोई नहीं आता, यहाँ खजुराहो देखने जाता, कोणार्क देखने जाता, यहाँ ताजमहल देखने जाता। वो पुरखे आज भी दुनिया उनको देखने आती। वो जो लोग हैं वही असली हमारे पुरखे हैं। याद रखना, हमारे पुरखे वही थे जिनकी उंगलियों के कमाल से ताजमहल बना, खजुराहो बना, उन्हीं की उंगलियों से कोणार्क बना। इनको देखने नहीं आते, हमको ही देखने आते। इसलिए हमको समझना है कि हम कोई मामूली, यानी हमारी उंगलियों में कमाल था। दुनिया में हमारा 45% बाजार पर कब्जा था, कपड़े पर। ऐसा हमारी उंगली में कमाल था। यहाँ बादशाह अकबर के यहाँ कपड़ों की नुमाइश होती थी। तो चंदेरी वाला एक कपड़े वाला था, उसने एक माचिस में पूरा थान लेके आया। अकबर बादशाह से कहा कि भाई लाओ हाथी को। और एक डिब्बी में ऐसा कपड़ा बनाया होता कि हाथी ढक गया। ऐसे ऐसे कमाल हमारे हाथ की उंगलियों में था। इसलिए ये पूरे जितने भी हिंदुस्तान में ठिकाने, उनको देखने का काम, या दुनिया किनको देखने आ रही है? वो तो हवा महल देखने आ रही है, जयपुर का ताजमहल देखने आ रही, कोणार्क को देखने आ रही, अजंता एलोरा को देखने आ रही। वो तो हमारे पुरखों ने बनाई है। इसलिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज का जो मीटिंग है उसका मकसद है कि आज जितने लोग आ गए, ये इन लोगों के प्रयास से आ गए। लेकिन अभी और ढूंढिए, कई लोग हैं। कल एक राजस्थान सीकर से किसी आदमी ने मेरे पास बुक पहुंचाई, पुस्तक पहुंचाई। और उसमें कितनी बात सही कितनी गलत है, लेकिन उस आदमी की प्रयास का मैंने उससे उसके प्रयास के प्रति मेरा बड़ा गजब आदमी कोई सीकर का है कोई। वो अपने कैसे सारी सर्विसेज को उसने बका कहा। इसलिए और दूर दूर तक लोगों को निकालिए, आदिवासियों में निकालिए। हमें एनजीओ नहीं बनाना है, हमें राजनीतिक हथियार बनाना है। याद रखना, ताकत के बगैर दिल्ली नहीं आई। हमने पूरा देश बदला, सब जगह मुख्यमंत्री बना लिए, लेकिन दिल्ली जो है वो फिर हाथ से निकल गई और सूबों में ही हमारे लोग डूब गए। अब जिनके नाम आपने बताए वो एक से एक गजब लोग थे, वो आज भी नहीं सुधरे। नहीं, मैं आपकी मीटिंग नहीं बुलाता, उनको ही मीटिंग बुला के काम करता, लेकिन वो मानते ही नहीं है। आज भी नहीं, अभी भी होगा सर, उनको भी बुलाओ एक दिन जाकर। वो आ नहीं रहे ना, नहीं तो आप कहाँ, वो आ जाते तो फिर आप नहीं आते हैं, उनसे ही काम चलाते हैं। वो नहीं आ रहे, और नहीं आ रहा उसके पीछे ये है कि सवाल है ना कि पैसे की भी गर्मी आदमी को खड़ा रखती है, मस्ती में रखती है। तो जो लोग हैं जिन्होंने सारे सूबों में जो हालत की है, और एक बात यहां से जरूर लेके जाओ, ये इनने हथियार हिंदू मुसलमान बनाया है। इस सभा में जो लोग हैं, और मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप करिए, मैं जहां भी लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं, पहले दिन से मैं प्रचार करता हूं कि जिसने दंगा और जिसने भी मुसलमान की इज्जत पे हाथ डाला, उस हाथ को हम थामेंगे, और नहीं रुका तो उस हाथ को तोड़ करके भी हिंदुस्तान को बनाने का काम। याद रखो, यहां से जाओगे तो एक ही काम करोगे, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो।
तुम जहां वहीं बने रहो। तुम भूल जाओ कहां हो, भूल जाओ कहां खड़े हो, भूल जाओ किस तरह से आपके जीवन में दिक्कत है। हिंदू बन जाओ, क्योंकि आपके यहाँ कहीं ना कई खाने हैं, उनमें हिंदू भी एक खिड़की है ना, वो 2 मिनट में खोल देते हैं। वो खिड़की जरा बंद करो। ये कोई हिंदू इनने नहीं बनाया, हिंदू बनाया और 1 लाख जात बना दिया। तो जात इनने पकड़ाई है, इसलिए जात को जो पकड़ेगा, अभी जितने भाषण हुए हैं, जो जात को पकड़ेगा वो हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी करेगा। जो जात को पकड़ेगा और जात को जमात बनाएगा, जात जल्दी नहीं टूटेगी, लेकिन जात को समझेगा, उसको पकड़ेगा, उसका इस्तेमाल जमात बनाने में करेगा, वो हमारे आंदोलन को आगे करेगा। और हो सके तो जहां अंतरजातीय शादी हो रहा है उसे जरूर बढ़ाना, उसे जरूर बढ़ाना। जरा मैट्रिमोनियल देखना, उनने तो शुरू कर दिया आपस में, लेकिन हम लोग जात जितनी हमने दांत से पकड़ी है, दांत से है नहीं, हाथ पांव और दांत से भी हमने पकड़ी हुई है, लेकिन वो तो जात को ढीला कर रहे हैं, आपस में शादी ब्याह कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल देखना जरा, तो वो तो जात कह रहे हैं जात इज नॉट बैरियर, और फिर आप में से कोई सूद रहती सूद जाएगा तो पता लग जाएगा, पूछ लेंगे कौन तू, जब पता चल जाएगा अपने बराबरी का जात का, तो उससे शादी करेंगे। मैंने 10 शादी इस साल मैंने अटेंड की है, जो अंतरजातीय शादी थी। वो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, हमको करना चाहिए। वो अच्छी बात कर रहे हैं, उसकी नकल तो करो। उनकी हर चीज की नकल कर रहे हैं, इस चीज की नकल क्यों नहीं करते हो? हाँ, अभी गुजर में और एक आहिर में, गुजर आहिर की एक शादी हुई थी, मेरे पास आया तो बच गया था उस शादी में। खुशी की कोई भी अंतर शादी आपके बीच में हो तो उसको प्रेरित करो, उसको बढ़ाओ। याद रखना, जिस दिन जात जमात में बदल जाएगा, जमात पिघल करके नदी बन जाएगी। जब खंड खंड रहेगी तो पोखर पोखर सड़ेगा, और जिस दिन नदी बन के बहने लगोगे तो मुल्क की राज सत्ता से लेकर सब चीज आपके हाथ में आएगी। इसलिए नदी बनाने के लिए जात को पिघलाना है, तोड़ना है, उसे खत्म करना है। इस बात को बराबर मन में रहना चाहिए, और ये बात मन में रहेगी तो कल मुल्क बन सकता है। और आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई कभी भी पार नहीं गई है, वो लड़ाई जीती नहीं।